स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है? A stereo selective reaction is one in which the reactant cannot exist in stereoisomeric form and it produces predominantly or exclusively one stereoisomeric form of the product। आपने यहाँ पर थोड़ा फोकस करना है कौन सी टर्म्स पर? प्रीडोमिनेंटली और एक्सक्लूसिवली। प्रीडोमिनेंटली मीन्स ज़्यादा फॉर्मेशन, मेजर प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्मेशन होगी, या एक्सक्लूसिवली एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी आउट ऑफ द टू स्टीरियो आइसोमर्स। अगर हमारे पास दो स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं किसी रिएक्शन में, तो एक या तो प्रीडोमिनेंट अमाउंट में होगा या फिर एक्सक्लूसिवली एक ही स्टीरियो आइसोमर बनेगा। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देने से पहले मैं एक आपको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देती हूँ। आपको वहाँ पर थोड़ा सा वो रिवाइज हो जाएगा कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कौन से थे जिसमें एक स्टीरियो आइसोमर रिएक्ट करके एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ही बनाता है। एक स्टीरियो आइसोमर रिएक्ट करके एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ही बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक SN2 रिएक्शन लेते हैं जो कि हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर, ये हम पढ़ते भी आए हैं, तो हम यहाँ पर एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। Always the SN2 reactions they proceed with the inversion of the configuration at the chiral carbon and center. They proceed with the inversion of the configuration. For example, यहाँ पर हमने लिया है S2 iodoheptane, हमने इसको ट्रीट किया है विद NaOH। यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट इज OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल है, इट ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैक साइड। ये हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा और हमेशा इन्वर्जन हो जाती है, जिसको हम वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते थे कि इन्वर्जन हो जाएगी ऑफ द कॉन्फिग्रेशन एट द स्टीरियो सेंटर। तो अगर ये S2 आयोडोहेप्टेन है तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर कायरल सेंटर पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी और हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट R2 हेप्टेनोल। ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसमें एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ने एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर बनाया है। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक। अब हम स्टीरियो सिलेक्टिव की तरफ जाएंगे। स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा रिएक्टेंट कोई स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे, बट जब ये रिएक्ट करेगा तो आउट ऑफ द टू स्टीरियो आइसोमर्स वन विल बी formed in predominant amount or exclusively only one stereoisomer is formed. For example, bromination of the cyclohexene, हमने ब्रोमिनेशन करनी है, साइक्लोहेक्सेन की एडिशन होना है ब्रोमीन का। तो अगेन मैंने इसका मैकेनिज्म आपको पिछले लेक्चर में दिया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल attack of the bromonium ion on the double bond takes place to form a cyclic bromonium ion. साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन हमारे पास बन गया। जब ब्रोमोनियम आयन ने अटैक किया, Br पॉजिटिव ने जब डबल बॉन्ड पर अटैक किया, तो एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, जो कि फास्ट स्टेप है, ब्रोमाइड आयन का अटैक होगा ऑन दिस कंपाउंड। अब ये ब्रोमाइड आयन हमेशा रियर साइड से और या फिर बैक साइड से अटैक करेगा और एंटी साइड से इसका अटैक होगा, ऑलवेज फ्रॉम द एंटी साइड। जहाँ पर आपका ब्रोमोनियम आयन अटैच्ड है उसके बैक साइड से अटैच होगा। जैसे ही मान लो इसने यहाँ पर अटैक किया, दोनों ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा हमारा, ये रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो अब यहाँ पर अगर ये यहाँ से अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और अगर यहाँ से अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो मान लो हम यहाँ से अटैक किया, इसने ब्रोमाइड आयन ने यहाँ से अटैक किया और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, तो हमेशा एक एंटी एडिशन होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ट्रांस प्रोडक्ट इसमें हमेशा बनेगा और इट इज़ formed in 95%, मतलब 95% ऑफ द प्रोडक्ट विल बी द ट्रांस प्रोडक्ट। इस केस में हमारा सिस आइसोमर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में 5% बना होगा, तो सिस आइसोमर बहुत कम बनेगा क्योंकि सेम साइड से अटैक वो नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द ट्रांस। तो आउट ऑफ द सिस एंड ट्रांस ओनली वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म्ड इन द
एज अ मेजर प्रोडक्ट, प्रीडोमिनेंट अमाउंट में एक स्टीरियो आइसोमर बना है, तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज स्टीरियो सिलेक्टिव reactions. अब now stereo selectivity is of two types. It is of two types, enantioselectivity selectivity and diastereoselectivity. बहुत simple है. Enantioselectivity, as the name indicates, it is defined as the formation of the two enantiomers predominantly, फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द टू इनेंशियोमर्स, मतलब एक इनेंशियोमर ज़्यादा क्वांटिटी में और प्रीडोमिनेंटली या एक्सक्लूसिवली एक इनेंशियोमर बनेगा आउट ऑफ द टू इनेंशियोमर्स. हमें पता है कोई भी अगर कंपाउंड वो ऑप्टिकली एक्टिव है वो दो इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो आउट ऑफ द टू इनेंशियोमर्स वन विल बी फॉर्म्ड इन प्रीडोमिनेंस. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. जब हम फ्यूमेरिक एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फ्यूमरेज, इट ऑलवेज फॉर्म वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर S2 हाइड्रोक्सीसक्सीनिक एसिड. इसमें दूसरा स्टीरियो आइसोमर हमारा नहीं बना है, इसमें एक ही एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन हुई है. और जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली स्टीरियो सिलेक्टिव होते हैं. और फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर हमने एक कीटोन ली है, यहाँ पर कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है. फॉर एग्जांपल क्लोरो ले लिया हमने, पैरा क्लोरो फिनाइल मिथेनोन ले लिया है हमने. इसको जब हमने बेकर ईस्ट के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया है, रिएक्शन इस तरह से हुआ है. एंड एस कॉन्फ़िगरेशन वाला जो स्टीरियो आइसोमर है, इट इज़ फॉर्म्ड इन अ अमाउंट अबाउट 82 to 96% की क्वांटिटी में ये बना है. एस स्टीरियो आइसोमर, एस कॉन्फ़िगरेशन वाला आइसोमर जो है, ठीक है. तो यहाँ पर भी इसकी प्रीडोमिनेंस है, तो इट इज़ ऑल्सो अ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट type of stereoselective reactions are diastereoselective reaction. Diastereoselectivity is defined as the formation of one of the two or more diastereomers predominantly or exclusively. Again, इसमें भी out of the various diastereoisomers, one will be formed in predominance. Diastereoselectivity is mostly achieved through the presence of steric hindrance. For example, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, conjugate addition of lithium dimethyl cuprate to 4-methyl cyclohexenone. हेक्सीनोन है, ईन है, यहाँ पर ईन एंड ओन है. इस stereoselective, or we can say it is diastereoselective, because the approach of bulky cuprate reagent occurs predominantly on the less sterically hindered face of the enone, that is away from the 4-methyl group. अब हम देखते हैं क्या बनेगा. यहाँ पर हमने एक साइक्लोहेक्सीनोन ले लिया, मतलब जिसमें ईन भी है और ओन भी है. हमने यहाँ पर इसको ट्रीट किया विद द लिथियम डाइमिथाइल क्यूपरेट के साथ, हमने इसको ट्रीट किया और सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस की है. अब हमने देखना है एडिशन कहाँ होगा, मिथाइल ग्रुप का जो एडिशन है वो कहाँ पर होगा. दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, आइदर मिथाइल ग्रुप कैन बी, ये सेम साइड से अटैक कर सकता है जहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो मिथाइल ग्रुप है दैट इज़ अबव द प्लेन ऑफ द रिंग, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है. तो ये मिथाइल ग्रुप या तो इसी साइड से अटैक कर सकता है या फिर ये बिलो द रिंग से भी अटैक कर सकता है, या फिर ये अबव से भी अटैक कर सकता है, या फिर सेम साइड से या दूसरी साइड से भी अटैक कर सकता है. तो जब इसने सेम साइड से अटैक किया तो सिस प्रोडक्ट बनेगा हमारा, और जब इसने ऑपोजिट साइड से बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग से अटैक किया तो हमारे पास ट्रांस आइसोमर बन रहा है. तो अगेन, क्योंकि हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस एनर्जी को बढ़ाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा एनर्जी ऑफ द कंपाउंड बढ़ जाती है. जब भी स्टेरिक हिंड्रेंस होती है तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करेगा. तो हमारे पास इसमें 98% हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा और 2% हमारा सिस प्रोडक्ट बनेगा. अगेन इट इज़ अ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन. और डायस्टीरियो सिलेक्टिव इसलिए है कि आउट ऑफ द सिस एंड ट्रांस आइसोमर, वन ऑफ द आइसोमर इज फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी. वन ऑफ द आइसोमर इज फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी, सो इट इज़ अ डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन. तो यहाँ पर आपने और एग्जाम्पल, जितने आप एग्जाम्पल्स कर सकते हो स्टीरियो सिलेक्टिविटी के, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के, आपने सारे नोटबुक्स में कर लेने हैं. अब हम नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है
एपीमराइजेशन, एपीमर्स, एनोमर्स एंड म्यूटा रोटेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू एपीमराइजेशन. Epimerization is the change in the configuration of or at one stereocenter in a compound which has more than one such center. It leads to the formation of a diastereomer, not an enantiomer of the starting compound. For example, glucose and mannose are C2 epimers and glucose and galactose are C4 epimers. यहाँ तक क्या है कि उन कंपाउंड्स में जहाँ पर बहुत सारे स्टीरियो सेंटर्स होते हैं तो दो कंपाउंड्स वन कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और मैनोज जो हैं वो सेकंड कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं. बाकी सारे स्टीरियो सेंटर्स की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, सिर्फ वो सेकंड कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़र कर रहे हैं. तो इसीलिए हम उनको C2 एपीमर्स बोलते हैं. हम स्पेसिफाई कर देंगे कार्बन को कि सेकंड कार्बन एटम तो C2 एपीमर्स हो गए वो. उसी तरह से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर्स की वो सिर्फ फोर्थ कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं. अब ये होता कैसे है, एपीमराइजेशन होती कैसे है? जब कभी भी हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पहले पढ़ लेते हैं से ग्लूकोज एंड मैनोज आर इंटरकन्वर्टिबल अंडर बेसिक कंडीशंस. अब हम देखते हैं बेसिक कंडीशंस में होता क्या है. जब हम फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज लिया है, बेस के साथ हमने इसको ट्रीट करना है. अब यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है. CHO ग्रुप इज़ द फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में. अब नेक्स्ट कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम होगा और इसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है इट विल बी एसिडिक इन नेचर. ये एसिडिक क्यों होगा हमें पता ही है. जितने भी हमारे अगर कार्बोनाइल ग्रुप के ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसका माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो अल्फा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन होगा दैट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. तो बेस की प्रेजेंस में इट कैन बी ईजिली लॉस्ट, मतलब इसकी बेस इसको ईजिली रिमूव कर सकता है. जब बेस ने इस एसिडिक प्रोटॉन को H को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक कार्बन आयन बन गया. अब दिस कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाएंगे तो हमारे पास एक इनोलेट अनायन बन जाएगा. इनोलेट अनायन बन गया. इन एंड ओल पर यहाँ पर O नेगेटिव है तो ये एक इनोलेट अनायन है. इट इज़ अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट अनायन. अब जैसे ही यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लग गया तो दिस कार्बन एटम हैज़ लॉस्ट इट्स कायरलिटी. पहले ये क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये एक कायरल कार्बन एटम है जिसके चारों तरफ डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं. बट जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया इसकी कायरलिटी लूज़ हो गई है. ये क्योंकि ट्रायगोनल प्लानर बन गया है, sp2 हाइब्रिडाइज हो चुका है. अब ये द्वारा से जैसे H प्लस इसने द्वारा से ऐड होना है, H प्लस द्वारा से ऐड होगा. अब किस तरह से वो ऐड होगा, वो प्रोटॉन जब द्वारा से एडिशन होगी उस प्रोटॉन की, अब वो अगर वो वापस उसी तरीके से ऐड हो गया तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डी ग्लूकोज. अगर ये रिवर्स डायरेक्शन से ऐड होता है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डी मैनोज. इस तरह से अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ एडिशन यहाँ पर हो गई तो ये क्या बन जाएगा, डी मैनोज बन जाएगा. तो इस तरह से डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो पूरी तरह से और बाकी सारे कार्बन एटम्स में इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है बट दे डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द सेकेंड कार्बन एटम. तो सच आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड एज एपीमर्स. और हम स्पेसिफाई करेंगे कौन से कार्बन एटम में वो डिफर कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन में. तो दे डिफर in the configuration around the second carbon atom, so they are called as C2 epimers. तो ये हो गया हमारा एपीमराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ द एपीमराइजेशन. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनोमर्स एंड म्यूटा रोटेशन. एनोमर्स एंड म्यूटा रोटेशन. जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स आपने किया होगा ग्रेजुएशन में तो हमने एपीमर्स, एनोमर्स, म्यूटा रोटेशन सब कुछ पढ़ा हुआ है डिटेल में. तो अब मैं आपको एनोमर्स और म्यूटा रोटेशन बताती हूँ. सबसे
कॉमन जो एग्जाम्पल है शुगर्स का इज़ द ग्लूकोज। ग्लूकोज की हम ओपन चेन फॉर्म इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ओपन चेन फॉर्म ऑफ द दिस इज द ओपन चेन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। अब जो शुगर्स होते हैं दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म। साइक्लिक हेमी